हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा था और कुछ दिनों से बंद था कुछ कारणों से। ठीक है, तबीयत खराब होने के कारण से। तो चलिए अब देखते हैं कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो जो भी आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना सारा मिलता रहे। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, काश्मीर, राजगृह। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर। ठीक है, तो 101 चीज ध्यान रखना है कि कनिष्क के काल में कश्मीर में। ठीक है, 102 यहाँ से जो चार बौद्ध संगीति हुआ था, किस राजा के समय में हुआ था, किस कहाँ हुआ था, और अध्यक्षता किसने किया था, और चारों में क्या क्या काम हुआ था, यही इम्पोर्टेंट है। करा 102 ईस्वी में गणेश के शासन काल में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष वासुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में विभास शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गया था। और साथ ही साथ ध्यान रखना था है कि कनिष्क के समय में जो हुआ था वो चतुर्थ था। ठीक है, और साथ ही साथ कश्मीर में हुआ था, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है ऑप्शन डी इंडिका है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक जीवन तथा नगर प्रशासन का वर्णन किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, वानवाट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त। तो हर्षचरितम नामक पुस्तक को लिखा था ऑप्शन बी वानभट्ट ने। हर्षचरितम के लेखक वानभट्ट हैं, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इस पुस्तक से हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान के साथ साथ ही हर्षकालीन राजनीति और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। कादम्बरी इनकी अन्य प्रमुख पुस्तक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, वाणिभट्ट, कल्हण। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो था विशाखदत्त, ऑप्शन ए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, वानभट्ट ने हरिश्चरित एवं कादम्बरी व कल्हण। ठीक है, तो वानभट्ट ने हरिश्चरित एवं कादम्बरी, कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, कपिलवस्तु में। तो आंसर होगा कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बौद्ध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में पहुंचे। उसने बुद्ध को सुकर मदर खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर पहुंचे। यहीं 783 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्रा में, वैशाली में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में तो दिया ही था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह, चंपा। तो आंसर होगा गिरिब्रज। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। यह हरेक वंशीय प्रतापीय राजा बिंबिसार के समय उत्कर्ष पर थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, चंपा। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए मौर्य। नंद वंश 344 से 323 पूर्व के पश्चात मगध पर मौर्य वंश 323 से 184 से पूर्व का शासन स्थापित हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ऑप्शन ए सी तक्षशिला। मौर्य काल में 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिला। वर्तमान में अभी यदि कहा जाए तो अफगानिस्तान में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उन्हें भक्त समझते थे। ऑप्शन पहला, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। सी है, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। और डी है, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसमें वो लोग समझते थे। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन व समझ सके। इस कारण हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, तमिल आदि भाषाओं का विकास हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल प्रशासन, ठीक है गूगल नहीं, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो मुहस्सिब जो होता था लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी था। उसका मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप, रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। इस समय रामचंद्र देवगिरी का राजा था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था ये आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 था। इसी को भारत में कुर्खी राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1816 ईस्वी में, 1820, 1828, 1830। तो ऑप्शन सी होगा 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था एक सवरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने विश्वव्यापी ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्हें 1875 सत्याग्रह प्रकाश की रचना, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा ना, इसको हटाइए। सत्याग्रह प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, डी ना कि सी। चलिए यहाँ भी डी सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। और डी है एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति जो था एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति का गठन 1905 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से हेस्टिंग्स तथा ब्लेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति ने मुख्यतः बारेन और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया।
ब्लेजिली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया था। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस नीति जो संबंधित था ये वारेन हेस्टिंग्स से था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से था रिंग फेंस। आइए देखते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीबी गिरी, एस डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को मुंबई में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, चिराग अली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद के विद्वान थे। उन्होंने अलंदवाह का प्रकाशन किया। एक खिलाफत आंदोलन, समन्वय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, स्वदेशी आंदोलन तथा अन्य स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। या फिर देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में वो वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है ना। ये चलिए देख ही लेते हैं कि क्या था। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा सॉरी, चर्बी वाले कारतूस है ना। तो चर्बी वाले कारतूस कब शामिल किया गया था? तो ये होगा दिसंबर 1856 में। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का परीक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1897 में यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है, और यह कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो ये आंसर आपका जो है ना, ये आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में इसको शामिल कर लिया गया था, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना हुई कब हुई? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी आपका 1920 में। सन 1920 में इसकी स्थापना हुई। इस संगठन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और महामंत्री चमन लाल थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में विदेशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था, जिसे 1820 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। हिंदी पैट्रियक की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये आंसर है आपका शिशिर कुमार घोष। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा गया था, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। तो उक्त बातें सर सैयद अहमद खां ने की थी। उन्होंने 1888 ईस्वी में एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, गांधी इरविन समझौते
ये एम आर मजमूदार, ठीक है, सॉरी, एम आर जयकार, तेज बहादुर सप्रू के मध्यस्थता की, जबकि मदन मोहन मालवीय और एमसी रजा पूना पैक्ट से जुड़े हुए थे। तो मदन मोहन मालवीय और एमसी रजा पूना पैक्ट से जुड़े हुए थे, और यहाँ पे एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू जो है गांधी इरविन समझौते से जुड़े हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पैसिव रेसिस्टेंस का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष। तो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेज को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध विद्रोह प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जनरल। निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, लीडर। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1919 में गांधी जी ने किया था, जबकि फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष 1940 से 46, क्रिप्स मिशन 1942 व लॉर्ड वेबल 1945 दोनों वार्ताएं की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सांप्रदायिक या कम्युनल, ठीक है ना, ये कम्युनल होना चाहिए, स्पेलिंग टोटल लिखा नहीं गया है, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो यहाँ पे देखना है सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः, तो ये आंसर है आपका बी, 71 और 148 सीट, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीट दलितों के लिए था और पूना पैक्ट में 148 था। तो ये सब याद रखने की चीज है, याद जरूर रखिए, 71 और 148, ठीक है। यहाँ भी है 71 एवं, ठीक है, बीच में एवं लिख सकते हैं, एवं 148 सीट आरक्षित की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में जो था ना 18% सीटें, मीठे नहीं, दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में भी जेल गए? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि दी गई, ठीक है, उपाधि त्याग दी, सॉरी, क्या है, भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, जमनालाल बजाज ने। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर 1920 से 1942 तक रहे थे। तो राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी जमनालाल बजाज ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा, पीसी जोशी। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो की थी वो की थी ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। सहजानंद 1930 के अध्यक्ष तथा एनजी रंगा महासचिव चुने गए थे। पहले सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 जून 1947 ईस्वी को जिस समय दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। सरकार से मतभेद के पश्चात नवंबर 1947 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दिया। इनके त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
इन्होंने ही दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आज का क्वेश्चन पूरा हुआ, मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के प्रीवियस हिस्ट्री में, उसके बाद बाकी का भी